कलेक्शन ऑफ तू आया नहीं था। तो लिख लिया यार की डेफिनेशन लिख लिए हैं, ठीक है। सर डॉट नेट और डॉट नेट कोर के जो कंटेंट है अलग है क्या, ये सेम ही है? डॉट नेट कोर जो होता है उसमें केवल आपका ASP तक आता है, ASP डॉट नेट। ASP डॉट नेट। उसके बाद अगर हम बाकी कंप्लीट डॉट नेट की बात करें तो उसमें MVC आ जाता है, WCF आ जाता है, WPF आ जाता है। सर डॉट नेट कोर में खाली ASP डॉट नेट है बस, मतलब C# डेटाबेस, ASP और विंडोज एप्लीकेशन इतना आता है। डॉट नेट में कंप्लीट आया। ह्यूमन होता किसमें आता है? ह्यूमन वो डॉट नेट में आता है, ASP में आता है, ASP में कंप्लीट डॉट नेट में। अरे दो तरह होते हैं, सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन अरे के बारे में अगर हम बात करें, सिंगल डी के बारे में, तो अरे क्रिएट सिंगल रो विथ मल्टीपल कॉलम। called single dimension। कौन सा है? कौन सा चाहिए हमें? 12 और 8 दोनों में कौन सा चाहिए उनको?
ओके, चलिए एरे बनाते हैं सिस्टम पे और देखते हैं कैसे काम करता है ये। स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। चलिए एरे बनाते हैं। सिंपली मैं बोलूँ अगर मुझे 5 नंबर स्टोर करने हैं एरे में, मैं बना सकता हूँ जस्ट INT, एरे का साइन, देन एरे का नेम कुछ भी दे सकते हैं, नाम इक्वल न्यू, ठीक है, INT, देन आप साइज देंगे। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, यहाँ पर आपको साइज देनी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 5। अब बात आती है इसमें 5 अगर हमने ये दिया तो इसका मतलब है ये मेमोरी में जाकर के 5 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेगा नम नाम से, ठीक है, जिसमें पहले वेरिएबल का इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से इंडेक्स जनरेट कर लेगा, ठीक है। अब इसमें बात आती है वैल्यू को स्टोर करने की, ठीक है। वैल्यू स्टोर करने के इसमें 2 तरीके हैं, बेसिकली एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है, ठीक है। तो स्टैटिक वे में क्या होगा, स्टैटिक वे में बेसिकली आपकी वैल्यू सारी यहीं पुट हो जाएंगी। स्टैटिक वे में भी 2 तरीके होते हैं वैल्यू को स्टोर करने के, ठीक है। पहला तरीका है आप यहाँ पर ऐसे लगाइए कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और यहाँ पर आप वैल्यूज को स्पेसिफाई कर देंगे 5 वैल्यूज को, जैसे मैंने कहा 10, 40, 50, 60, 70 व्हाटएवर, बट ये आपकी 5 वैल्यूज को नाउ इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, यानी कि एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप 2 तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। या तो आप सिंगल वैल्यू एक्सेस करिए उसके इंडेक्स के बेस पे, या फिर आप लूप लगाइए और सारी वैल्यूज को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। कैसे ये देखिएगा। सिंगल वैल्यू एक्सेस करने के लिए बहुत सिंपल है, हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, सिंपली मैं यहाँ मैसेज दे देता हूँ वैल्यू व्हाटएवर प्लस एरे का नेम है नम ऑफ किस इंडेक्स की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन, ठीक है, जिस इंडेक्स की वैल्यू आपको एक्सेस करनी हो उस इंडेक्स पोजीशन को आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। मैं जान लीजिए 0 पोजीशन पे ये है, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये एंड 4 पे ये है ना। मुझे मान लीजिए 2 पोजीशन की वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैंने दी यहाँ पर, मतलब 50 एक्सेस होकर के आपको मिलना चाहिए, ठीक है। लेट्स से कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। अगर आप इसे रन करें तो आप देख पाएंगे कि आपको 50 मिलना चाहिए, 52 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन की वैल्यू आपको, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा हो गया लूप का तरीका हो गया, ठीक है, सारी वैल्यू एक्सेस करने के लिए। सिंपली लूप लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं 2 लूप, या तो फॉर या तो फॉर ईच। वैसे आप व्हाइल भी लगा सकते हो, डजंट मैटर, बट फॉर या फॉर ईच दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले फॉर देखते हैं फिर फॉर ईच देखते हैं। तो जस्ट फॉर के लिए फॉर लिखा हमने, यहाँ पर लगाया जस्ट INT I इज इक्वल 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर देंगे, I लेस देन इज इक्वल क्या 4, ठीक है, एंड I इज अ प्लस प्लस, एंड नाउ वैल्यूज को अब यहाँ पर आप इस कांस्टेंट वैल्यू देने की बजाय आप वेरिएबल सप्लाई कर देंगे क्या I, क्योंकि I की वैल्यू जब 0 रहेगी तो 0 पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा, 1 रहेगी तो 1 पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इंडेक्स बढ़ता जाएगा और अगर वैल्यू को एक्सेस बट ये तो सारे दिखाएगा। हाँ, सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं ना, सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको ये सारी वैल्यूज एक्सेस की मिलेगी, ठीक है। ये फॉर का तरीका हो गया। अगर इसी चीज को आप फॉर ईच से करना चाहें तो बहुत आसान है,
जस्ट फॉर ईच। सबसे पहले आपको देना पड़ता है आपका एरे का टाइप, किस टाइप का आपका एरे है। ये है आईएनटी टाइप का, ठीक है। एक टेम्परेरी वेरिएबल, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पर टेम्प दे सकता हूँ, ठीक है। इन कीवर्ड होता है, देन एरे का नाम, इट्स अ नाम, ठीक है। एना कंसोल स्टार्ट राइट लाइन, एलिमेंट्स प्लस व्हाटएवर, बट बेसिकली फॉर ईच करता क्या है, आपके एरे से एक एक एलिमेंट को उठाता है और टेम्परेरी वेरिएबल में क्या करता है, ये स्टोर करता रहता है। एक एक एलिमेंट को उठाएगा और टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करता रहेगा, और वो टेम्परेरी वेरिएबल आपको यहाँ पर प्रिंट होता है, ठीक है। इस लाइन को अगर हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए कट कर दें, सेव करके रन करा लें, तो आप देखेंगे सेम रिजल्ट आपको मिलने हैं, सारे एलिमेंट सक्सेस होने हैं। तो आप फॉर या फॉर ईच दोनों में से फॉर ईच में इनिशियलाइजेशन वगैरह इंप्लीमेंटिंग कुछ नहीं करना है, सिंपली बैकएंड में ये सब आपका यूज कर लेता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, स्पेशली इसे लिख दिया गया है एरे से डील करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज है, एरे के साथ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने कहा अगर नम और डॉट करें आप यहाँ पर, तो देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी एरे के साथ। देखिए जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मेथड्स, ये सब आपको मिलती हैं, ठीक है। फिलहाल इन सब को बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, बाद में समझना है। ये कौन सा टाइम है, 40 मिनट लेट हुआ। सर आज डेट कितनी थी, देखो सर ज़्यादा काम था। मुझे तो नहीं पता भीड़ कितनी थी, मैंने देखा भी नहीं। ज़्यादा काम था सर। कब आए थे आप? मैं तो आ गया था थर्सडे को, 4 दिन हो गया मुझे आए हुए। चलिए थी क्लास, क्या कराया था आपने? आज पहली क्लास नहीं की थी, कोई आया नहीं था। नाटक कर सकती गई थी, आगे कल आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेंथ प्रॉपर्टी होती है, जस्ट लेंथ प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बताता है कि आपके एरे की लेंथ क्या है, मतलब जो टोटल साइज उसकी क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। बेसिकली जैसे आप जब आप फॉर से करते हैं तो यहाँ पर आपने लगाया 4, ठीक है। फॉर के साथ प्रॉब्लम क्या है, कल की अगर आपके एरे की साइज चेंज हो गई, जहां जहां आपने लूप लगाया हुआ है वहां वहां आपको जाकर के ये सब चेंजेस करनी पड़ती हैं। वहां जाकर आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आपने एप्लीकेशन बना दिया, कल के एरे की साइज, बहुत सारे टाइम क्या होता है हम लोग एरे को स्टार्टिंग में ही डायनेमिक डिफाइन करते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है यूजर अपनी साइज खुद से डिफाइन करे, उसमें कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, ठीक है। तो डायनेमिक के केस में ये होता है, डायनेमिक में पता नहीं होता है यूजर कितने एलिमेंट्स उसमें पुट करेगा या कितनी साइज डिफाइन करेगा। आपने 10 कर लिया, आपने 20 कर लिया, आपने 50 कर लिया, हम क्या यहाँ पर देंगे लूप में, क्या कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर? इस चीज को स्टार्टिंग में दे करके हम एरे डॉट लेंथ दे देते हैं, मतलब आपको दे देंगे यहाँ पर नम डॉट, ठीक है। तो इससे हम फ्री हो गए हैं कि अगर हमने यहाँ पर 5 दिया है तो ये 5 निकाल करके उससे एक कम तक जाएगा, ठीक है। अब हम हमेशा लेस देन लगाएंगे, क्योंकि जब लेंथ निकलेगी तो यहाँ पर 5 निकलेगा और 0 से चल रहा है ये, 0 से एक कम तक, 5 से एक कम तक जाना चाहिए, 4 तक जाना चाहिए। अगर 4 लगा दिया तो 5 तक चला जाएगा। प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आएगी, एक एक्सेप्शन आएगा, एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल आपने लेस देन नम डॉट लेंथ लगा दिया तो सही है, ये आपका सही तरीके से काम करेगा। अगर आप इसे रन कराएंगे तो आपको वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा आपने देखा कुछ नहीं मिला, ठीक है। और अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ तो देखिए एक्सेप्शन आएगा, भी थोड़ा सा प्रिंट करने के बाद जनरेट होगा यहाँ पे, देखिए उसके बाद एक्सेप्शन आ जाएगा। थोड़ा टाइम वेट करिए, ऑटोमेटिक प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ और यहाँ पर एक्सेप्शन आया, यहाँ पर ले रहा है इंडेक्स वाज आउटसाइड ऑफ द बाउंड ऑफ द एरे, मींस दैट आपके एरे में 5 इंडेक्स हैं और आप 6 इंडेक्स तक कवर करने का प्रयास कर रहे हैं।
सो एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये सिंगल डायमेंशन की कहानी है। अब बात आती है एरे में एक तरीका वैल्यू इंसर्ट करने का, ये हो गया स्टैटिक। ठीक है, दूसरा तरीके देखते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास स्टैटिक ये है कि हम यहाँ पर नम ऑफ इंडेक्स पोजीशन देकर के वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर जब आप पहले वाले व्यू को अपनाते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू का सीक्वेंस सही तरीके से देना पड़ता है। अगर आपने 0 दिया, मतलब पहली वैल्यू जो होगी वो 0 पोजीशन पे, दूसरी वैल्यू 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन पे सिंपली जाएगी। यहाँ पर आपने इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे, मुझे आइडिया 0 पर क्या रखना है। ठीक है, मतलब ये इंडेक्स पोजीशन हम यहाँ से दे सकते हैं। हमने कहा नम ऑफ 4 पे क्या रखना है। यहाँ पे देखिए हम कस्टम साइज दे सकते हैं अपने हिसाब से, ये हमारी कस्टम साइज है। ठीक है, नम ऑफ, सर ये भी स्टैटिक है ना, है स्टैटिक ही, लेकिन ये जो वैल्यू है वो हम अपने हिसाब से कस्टम तरीके से दे सकते हैं। मतलब वहां पर सीक्वेंस, मतलब जो इंडेक्स थे वो सीक्वेंस में थे, यहाँ पर सीक्वेंस नहीं। पहले हमने 0 पोजीशन डाल दिया, फिर 4 का डाल दिया, फिर 3 का डाला, फिर 2 का डाला, फिर 1, व्हाटएवर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो हर इंडेक्स को अलग अलग एक्सेस करके उसकी वैल्यू को सेट कर लें और अपने हिसाब से गेट कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल दिया 300, व्हाटएवर जितनी वैल्यू जैसे हैं, सम ऑफ 2 120 नम ऑफ ठीक है। अगर आप इसे रन करें और देखें तो आपको सही तरीके से सारी वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, और आपने सारी वैल्यूज को सही तरीके से कर दिया है। ये भी स्टैटिक वे है डेटा को इंसर्ट करने का, अरे में एलिमेंट इंसर्ट करने का स्टैटिक वे है। ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिक वे की। डायनेमिक वे की बात करेंगे हम, तो डायनेमिक वे में यूजर से वैल्यू आती है। यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं की जाती, ये वैल्यू यूजर एंटर करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लूप लगाते हैं, लूप लगाकर वैल्यू को इंसर्ट करा लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, क्या करते हैं, एक लूप लगा लीजिए फॉर, जैसे लगाया आपने j इज इक्वल 0 int j इज इक्वल 0 एंड j इज लेस देन num डॉट लेंथ। ठीक है, एंड j इज अ, ठीक है, एंड नाउ यहाँ पर मैसेज चाहिए दे दीजिए आप, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एलिमेंट्स। ठीक है, एंड लेट्स रीड लाइन लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, नम ऑफ j इज इक्वल, ठीक है, टाइप कास्ट करना पड़ेगा 30 डॉट पार्स एंड इट्स अ कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, दैट्स इट। अब ये वैल्यू जो होगी वो डायनेमिक तरीके से इंसर्ट होगी एट अ रन टाइम, जब आपका प्रोग्राम रन करेगा तब। तो लेट्स कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज दे दीजिए, वैल्यूज व्हाटएवर। सर इसमें ये वाली लाइन तो नहीं है ना, ये आपने एरे डिक्लेयर कर रखा है 5, ये वाली तो नहीं है ना ऊपर वाली, ये वाली लाइन, ये तो एरे क्रिएट करने की लाइन है, ये तो क्रिएट करने की है, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एरे क्रिएट तो करना पड़ेगा, रहेगा तभी तो आप उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। पहले तो हमें बनाना पड़ा एरे को, तो हमने पहले एरे बना लिया, बनाने के बाद उसमें वैल्यू डायनेमिक तरीके से इंसर्ट करा ली। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, बहुत सिंपल है, लूप चलेगा, 0 स्टार्ट होगा ये। ठीक है, मैसेज आएगा, उसके बाद j 0 रहेगा, तो 0 वाले इंडेक्स पर ले जाकर के वैल्यू को स्टोर करा देगा। फिर j प्लस प्लस होगा, j 1 हो जाएगा, 1 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कराएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कराएगा। सेम कंडीशन में जैसे से वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी, वैल्यू को स्टोर कराता रहेगा ये 1 बाय 1। ओके, लेट्स रन, एक बार रन करके देख लीजिए आप। इंटर एलिमेंट्स 40, डायनेमिक तरीके से वैल्यू इंसर्ट हुए, डायनेमिक तरीके से। ठीक है सर, इसमें जैसे हमने ये एरे डिक्लेयर करा ऊपर कि 5 वेरिएबल का डेटा स्टोर करेगा इसमें, इसमें कोई तरीका नहीं होता कि इसको भी फ्रीली कर ले, कि जितना मर्जी डेटा यूजर से डिपेंड हो,
वही 5 वैल्यूज आ रही है। एरे का एक ड्रॉबैक है, इंडेक्स की वैल्यू एरे का ड्रॉबैक होता है, एरे में हम दो चीज़ों के साथ बाउंड होते हैं, एक साइज के साथ और एक टाइप के साथ। साइज के साथ मतलब हमने जो साइज फिक्स कर दी केवल उतने ही एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप के साथ बाउंड होने का मतलब है अगर हमने एरे बनाई इंटीजर टाइप का तो उसमें कोई और टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। हालांकि इस प्रॉब्लम को, इस डिसएडवांटेज को रिमूव कर दिया गया है कलेक्शन में, आगे एक टॉपिक मिलेगा आपको कलेक्शन का, उसमें ये ड्रॉबैक जो है सॉल्व कर, वहाँ पर आप साइज के साथ टाइप के साथ बाउंड नहीं रहेंगे, बट अभी के लिए बाउंड हैं आप, ठीक है। चलिए दूसरी चीज ये है, सिंपली ये जो साइज हमने फिक्स की है यहाँ पे, हम इस साइज को यहाँ पर फिक्स ना करके हम इस साइज को यूजर सेंटर करवाएं। यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर उसको 5 स्टोर करना है 5 दे दे, 10 करना है तो 10 दे दे, वट एवर जितना करना है उतना दे दे, उतनी साइज का एरे बन जाए अपने आप, ठीक है। सम डायनेमिक वे, तो आप क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पर इतना डिलीट करके यहाँ पर कॉमा लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। आप साइज वाला पोर्शन जो होता है उससे डिक्लेयर नहीं करेंगे, आपने वेरिएबल जस्ट एरे टाइप का वेरिएबल बना के छोड़ दिया, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट आप करेंगे यूजर से मैसेज का इंटर करवाएंगे, जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन, पूछ लीजिए उससे यूजर से इंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है। एंड लेट्स साइज int, मान लीजिए अपने लिए वेरिएबल साइज इक्वल int 32 डॉट पास इट्स अ कंसोल डॉट, तो साइज एंटर हो जाएगी। एंड नाउ अब आप क्या देखेंगे, क्या यहाँ पर नम न्यू int, यहाँ पर देंगे साइज, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ थोड़ी सी एरर आ रही है तो आप इसको सही कर सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपकी साइज डायनेमिक होगी। अब ये साइज कब आएगी, रन टाइम में आएगी। यूजर जब अपना प्रोग्राम रन करेगा तो वहाँ साइज एंटर करेगा, साइज के अकॉर्डिंग उसकी साइज डिक्लेयर होगी, तो सारे काम होंगे। तो लेट्स रन, एक बार रन करिए। हमने दिया साइज यहाँ पर 3, यहाँ पर हम 3 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने दोबारा देखिए अगर साइज चेंज कर दिया, हमने 6 दे दिया, तो यहाँ पर हम 6 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से डायनेमिक हो गया। सर यही वाला कलेक्शन में टॉपिक है? नहीं, ये कलेक्शन टॉपिक नहीं, कलेक्शन में सब रेडीमेड एरे होंगे, वहाँ पर सब पहले से बने बनाए होंगे, बस क्लासेस पहले से बनी बनाई होंगी, उनके फंक्शन को कॉल करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और फंक्शन कॉल करना, बहुत आसान होगा वहाँ पे, क्योंकि वो सब रेडीमेड होता है, ठीक है। ये हो गया आपका डायनेमिक वे, जिससे आप डेटा को डायनेमिकली साइज स्टोर कर पा रहे हैं और वैल्यू भी डायनेमिक तरीके से स्टोर करना है। कोई कंफ्यूजन इसमें? सर अभी आप कह रहे थे कि एरे में साइज तो हम जो दे दें वही फिक्स होता है, पर इस जाहिर सी बात है फिक्स तो है ही। अगर हम यहाँ पर 3 दिया तो 3 स्टोर कर पा रहे हैं, बाउंड तो है ही ना कहीं ना कहीं, साइज बस यूजर से ले रहे हैं, बस पर कितना है हम यूजर से ले रहे हैं, लेकिन बाउंड तो तब भी है यार। ये हुआ हमारा एरे का पूरा इतना कंसेप्ट, सिंपल सा। देखिए अब एरे में थोड़े से क्वेश्चंस, एरे पे क्वेश्चंस कि एरे में हम कैसे कैसे काम करते हैं, तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन नोट करिएगा इसमें। सर ठीक है क्या ये एरर आ रहा हो स्पेस रिक्वायरमेंट, स्पेस नहीं होगी तो इसी तरह की कितनी जीबी है? 23 GB 23 जीबी मुश्किल हो गया। विजुअल स्टूडियो कितनी स्पेस साइज में ट्राई की है?
तुम क्यों नहीं आए थे इतने दिन से? तुम क्यों नहीं आए थे इतने दिन से? इतने दिन से आते नहीं रहे थे। सर बहुत बढ़िया थे। हैं? जो सर आ रहे थे वो बढ़िया आ रहे थे, इसमें क्या है? इससे पहले भी नहीं आए थे। इससे पहले मीटिंग थी ऑफिस की, तो मैं आया था तबियत खराब है। एक क्लास में छोड़ा था, जो सर ने पढ़ाया है कि क्लास में नहीं आते। तो अब तक होगा हमारा ये कंप्लीट शीशा। शीशा आपको बता देना, मैं 1 महीना खींच लिया पूरा। हाँ बहुत ज़्यादा टाइम खींच मैं सोच रहा हूँ मैम से बोल के ना एक क्लास और शुरू करेंगे। कब कैसे कराएंगे? ये जो सर ये शीशा वगैरह करवा रहे हैं, डिजाइनिंग भी शुरू करवा रहे हैं, क्योंकि डिजाइनिंग और इससे कोई मतलब नहीं है। पहले हमें करना चाहिए मैं जैसे बताऊंगा ऐसे कि मैंने हाथ में मैंने आधा पूरा छोड़ा वो, उस बाद मुझे आया पहले हम इसकी वेट कर लेते हैं ना। समझ नहीं आया था। देख ये तो अलग चीज है, ये तो डेवलपमेंट का है। मैं सोच रहा HTML CSS डिजाइनिंग ये तो अलग चीज है, डिजाइनिंग की क्लास शुरू करवा लेते हैं। अब इसमें पढ़ाएंगे क्रिस्टल रिपोर्ट होगी, रूटीन पोस्टिंग और बहुत इजी है, वो सब जल्दी समझ आ जाएगा। मीटिंग कराऊंगा तो इसको करना होगा उसको। क्या क्या इजी है? क्रिस्टल रिपोर्ट डिजिटल रिपोर्ट ये क्या है? जो बनाना होता है जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। डिजाइनिंग में क्या? डिजाइनिंग में नहीं है, जब सर लोग कनेक्ट कराते हैं इसको लोग नहीं होते हैं। मैं तो डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ। डिजाइनिंग कोई है नहीं, आप बटन पेस्ट किए उसका कोडिंग कर यार इंपॉर्टेंट चीज डाटाबेस है, SQL वगैरह है, ये क्या है? देखो ये क्या कहते हैं, सी शार्प और SQL तो हमारा मेन हो गया। अब तो ये चलता रहेगा, फिर डिजाइनिंग एंड में करवाएंगे। ये है कि डिजाइनिंग पहले खत्म करवा लेंगे। डिजाइनिंग इसके साथ साथ खत्म हो जाएगी। ये कह रहा हूँ मैं, वो दूसरे सर है ना, वो डिजाइनिंग करवाएंगे। कौन से? वो जिसमें वाला है ना, अच्छा चलो बुलाया सबको। हो जाएगी। वो पहले सब तुम मिलते हैं वो कर लेगा। देख लेते हैं तो बात कर लेते हैं मैम से। लेकिन दूर क्या हुआ एक क्लास के लिए यार। और वैसे भी यार वो टाइम में मुझे कम से कम 1 महीने 1 डेढ़ महीना तो हो गया होगा, है ना? हो गया होगा ना, इतना कम 1 महीना तो नहीं। ऊपर से फिर सैटरडे संडे फ्राइडे भी हो 3 दिन। वो भी तो सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ करते हैं। आज बात करूँगा। अच्छा हम सर से बात करते हैं कि सर हम सैटरडे और संडे पे आएंगे, क्योंकि ये तो मना नहीं करें कि बुला लीजिए, क्योंकि इनकी तो क्लास चलती है तो फ्राइडे ऑफ होता है इनका तो। कोई बात नहीं है, शुरू कर लो। अबे फिर वो दिक्कत आ जाएगी उसमें। यार ऐसे तो हमारा 6 महीने निकल वो तो मैं कह रहा हूँ 6 जाएंगे। महीने लग जाएगा पूरा, 5 महीना आराम से। उसने कह रहा हूँ 2 चीज स्टार्ट रहेगी ना, तब जाके 3 महीने में कवर होगा। सर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं इस स्पीड से तुम्हारा 6 महीने में जाके कंप्लीट हो नहीं इस वीडियो में देखी था। इतने से हम सर लोग ये तो है कोई ना होगा। अगर एक मिनट 4 टॉपिक उठाते हैं सर डिजाइनिंग भी आप ही करवाओगे? सब कुछ मिल रहा है। सर देखिए तो सही, अभी 1 महीना हो गया सर हमारा हर शीशा में 1 महीने में छुट्टी हुई है 15 दिन की। अब हमेशा छुट्टी थोड़ी ना होगी हर महीने में। फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन की ऑफ होता है। कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ क्यों नहीं सर? एक दिन में आपका एक टॉपिक खत्म करूंगा, आ जाएगा खत्म। सर तो समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। वीडियो हर चीज बनाई सर। तो हमारा शीशा कितने दिन में हो जाएगा? अभी कितना टाइम लगेगा? आज कितनी तारीख है? 22। 5 से 6 क्लास और चाहिए मुझे शीशा के लिए। ठीक है। इस महीने खत्म हो जाएगा। इसमें शीशा खत्म होगा, अगले महीने आपका डेटाबेस और ASP डेटाबेस हो रहा है इसकी। बस आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहना बस। हाँ सर होना है। सर अब नहीं करेंगे छुट्टी एक सर हम ये अब कोई छुट्टी नहीं होनी है किसी की भी, क्लास कंटिन्यू चलने की। सर ये जो क्वेश्चन दिया आपने पहले वाला, उसमें
साइज भी यूजर से लेना है या फिर वो वैसे स्टैटिक में डिक्लेयर करते हैं? डजंट मैटर, यूजर से भी ले सकते हैं, आप स्टैटिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैचेस सर इस हिसाब नहीं है, हाँ बैचेस इस हिसाब नहीं है, बैचेस टॉपिक में नहीं, नहीं है। मैं तो वैसे बच्चों की बैच में अभी तो ये 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है और पूछ लीजिए क्या किसमें क्या करना है, आपको करके लाना है कल सारे क्वेश्चन। सर ये डिलीट कैसे करेंगे अभी थर्ड वाला? डिलीट जस्ट ओवरराइट कर देना। जैसे मान लीजिए यूजर ने दिया, आपने दिया एक एरे बनाया, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा, एक एरे बना लिया आपने 5 इंडेक्स का, मुझे इंडेक्स 1 हो गया ये 2 3
4 and 5 आपने वैल्यू इसमें इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर डाल दिया मान लीजिए अपनी 40, 50, 60, 30 एंड व्हाटएवर। ठीक है, यूजर ने एंटर कर दिया, मुझे इसमें से 50 डिलीट करना है, 50 डिलीट करना है। ठीक है, आपको करना क्या है लॉजिकली, पहले आपको इस एरे में से सर्च करना है 50 किस इंडेक्स पोजीशन पर मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने इसे सर्च किया और आपको मिला कि 50 जो है वह इंडेक्स पोजीशन 2 पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस एरे का मान लीजिए अपना नाम दिया है नम, आपने बोला नम ऑफ 2 इज इक्वल वट एवर, क्या करेंगे, नहीं रीड करना है ना। अगर मिल गया इस पोजीशन पर ये 50 यहाँ पर, तो नम ऑफ 2 इज इक्वल नम ऑफ 3, नम ऑफ 3। उसमें क्या होगा, फिर ये इंडेक्स पे ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू आकर के ओवरराइट हो जाएगी ना, और ये वाली एलिमेंट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे आपको ये करना है, ये अलग अभी यहाँ पर खाली हो गया एरिया है, इस वाली वैल्यू उठा करके आपको यहाँ पुट कर देना है, एरे का यूज करके, लूप का यूज करके। और सबसे लास्ट वाले तो लास्ट में हाँ, तो जब डिलीट होगा तो खाली तो होगा ही, खाली रहेगा वो सर। जाहिर सी बात है, जब डिलीट हो जाएगा एलिमेंट तो खाली तो हो ही जाएगा एरिया। फिर मतलब एक तरह से डिलीट नहीं हुआ तो ओवरराइट वाला हो गया भाई, बैकएंड में ओवरराइट ही होता है। कभी भी मेमोरी से कोई चीज़ आप डिलीट करते हो तो डिलीट नहीं होती है वो चीज़, जब तक उसे आप फॉर्मेट नहीं करते हो, वो हमेशा ओवरराइट ही होता है मेमोरी में डाटा। कोई फाइल आप डिलीट करते हो तो फाइल डिलीट नहीं होती, ओवरराइट होती है वो। सो फिर कैसे करेंगे? यही ओवरराइट करना है। बस यही ओवरराइट कर देना है आपको, ऐसे लास्ट वाला ब्लैंक रह जाएगा। लास्ट वाला आपका ब्लैंक हो जाएगा। मतलब जिस एलिमेंट को बोलना है यूजर ने डिलीट करने के लिए, उस पे उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट लाकर पुट कर देना है, और फिर नेक्स्ट को शिफ्ट कर देना है इधर, फिर ऐसे करके शिफ्ट करके लास्ट वाला आपको फ्री कर देना है। सर फिर तो ऐसे नहीं कर सकते, जो आपने इंडेक्स वैल्यू 2 पे जो वैल्यू है 50 है, इसी पे डायरेक्टली कोई वैल्यू स्टोर करवा दे, नम इंडेक्स वैल्यू 2 की जगह 50 की जगह 70 ऐसी होगा। 70 क्यों स्टोर कराएंगे, अपने मन से करा देंगे कुछ भी। जैसे फोन नंबर है, कॉल आप मान लीजिए कॉल लिस्ट है, कॉल लिस्ट जब आप डिलीट करते हैं तो क्या होता है, आपको कुछ और आ जाता है, वो मेमोरी खाली हो जाती है आपकी। कॉल रिकॉर्ड आपका अगर 100 स्टोर करने का है तो भाई वहाँ पर अगर आपने 10 डिलीट किया तो 90 हो जाता है ना, वो ऐसा नहीं कि 100 ही रहेगा, कुछ और आ जाएगा वहाँ पे। ये तो फिर के उसमें एल्गोरिथम करना, इसमें भी यही करना, ओवरराइट करना, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना उससे। और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सॉर्टिंग। कभी सॉर्टिंग पढ़ी थी C++ वगैरह में? सुना ही है सर। पढ़ी बोलिए। सॉर्टिंग की बहुत सारी मैकेनिज्म होती है, 6 से 8 मैकेनिज्म होती हैं। क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, डबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सेल सॉर्ट, बफर टाइप ऑफ सॉर्टिंग होती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी नहीं पढ़नी है, केवल कोई एक सॉर्टिंग की मैकेनिज्म को यूज करके आपको 10 एलिमेंट एंटर करने हैं, 10 को सॉर्ट करना है आपस में ऑर्डर में रखना है। अगर एलिमेंट आपके पास एरे में कैसे बनाएंगे? जैसे आपके पास ये एरे है, ठीक है, तब मैं अगर एरे का अगर रिजल्ट देखना हो, मतलब जब ये सॉर्ट एरे हो जाएगा, सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा मिलना चाहिए मुझे। फर्स्ट इंडेक्स आपका हो गया, तो यहाँ पर आपको पहले इंडेक्स में आ जाना चाहिए, सॉर्ट होकर के 20 इधर आ जाएगा, फिर आपके पास इधर इसमें 30 आ जाएगा, फिर इधर आ गया आपका 40, फिर इधर आपका आ गया 50, और लास्ट में चला गया आपका 60। मतलब आपके जो डेटा है वो प्रॉपर अरेंज हो गया, ऑर्डर में अरेंज हो गया। ऑर्डर आपका 2 हो सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सर उसमें तो शायद पेड़ से बना देते हैं। क्या पेड़ से बना देते हैं शायद इसमें।
मैकेनिज्म के हिसाब से होता है कौन से एल्गोरिथम आप अपनाते हो, बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं जिस एल्गोरिथम अपनाते हो उसके हिसाब से काम करेगा ये। सर एरे के थ्रू नहीं पढ़ा, लेकिन हमने छोटी तो कैसे था विदाउट एरे। विदाउट एरे? एरे में नहीं होता सर सॉर्ट। अरे भाई सॉर्टिंग होती किसकी है? एरे की सॉर्टिंग होती है। किस चीज की सॉर्टिंग की अभी तक आपने? सर एरे का ही होता है, लेकिन सर एक और सब्जेक्ट था उसके नाम हमारे पास मुझे ध्यान नहीं गया था। क्या जो ध्यान नहीं आता ना वही गलत है, वही कंफ्यूजिंग है। सॉर्टिंग जो होती है वो एरे की हमेशा होती है। हाँ, जब आप सी वगैरह में काम करते हैं या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर एरे पे न करा करके वो एलिमेंट पे करवाते हैं, मतलब वहाँ पर केवल एल्गोरिथम बताई जाती है, वहाँ प्रोग्राम नहीं किया जाता, वहाँ एल्गोरिथम बताई जाती है। यहाँ पर आपको एल्गोरिथम नहीं करनी है, आपको प्रोग्राम करना है। एल्गोरिथम वही अप्लाई होगी लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली आपको करना है। तो सॉर्टिंग तो आती ही है। नेट से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँगा, ट्राई करिएगा अपने से करेक्ट। अब बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, कम से कम दो एल्गोरिथम ट्राई करने का प्रयास करिएगा, बस से करिए। वैसे सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। प्रधान क्यों स्टोर नहीं होता, रिमूव हो जाता है माइंड से, माइंड में स्टोर नहीं होता, रिमूव हो जाता है। हाँ सर उस टाइम तो याद होता है जिस टाइम पे पढ़ते हैं। नहीं वो चीज़ जैसे आपने जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक डेटा स्ट्रक्चर जो है, अभी तक क्या लाइफ टाइम जब तक आप इस फील्ड में रहोगे तब तक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, मोस्ट ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे लाइफ टाइम काम आता है। उसको जितने कंसेप्ट है लिंक लिस्ट के, ट्री के, सॉर्टिंग के, सर्चिंग के, वो सारे कंसेप्ट फ्यूचर में यूज होते हैं, प्रोग्रामेटिकली यूज करने होते हैं कहीं ना कहीं। मैंने तो याद करके पेपर में लिख दिया, पास हो गया बस। और उस समय ऐसा ही होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, उसमें ऐसे करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, सारी चीज़ दिमाग में बैठ जाए। हाँ सर हमारे सबको ऐसे तो नहीं याद होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो बहुत अच्छा पढ़ा देते, ऐसे ही याद हो जाते थे लेक्चर के लिए, लेकिन एग्जाम के बाद फिर तो ये हमारे पास सिंगल डायमेंशन एरे की कहानी पूरी है। इसके बाद आता है हमारे पास मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2D या 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में this type array create array in tabular format where सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, RNA, डेटा टाइप, यहाँ पर लेंगे आप रो साइज,
ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है, कैसे बनता है। सिंपली मैं सारे एरे को डिलीट करता हूँ यहाँ से, सारी चीज़ों को यहाँ से पहले, और ऊपर चलते हैं इधर, एक बनाते हैं 2D एरे, जस्ट INT कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर, ये साइज मान लीजिए मैंने बनाया यहाँ पर नाम या टेबल, टैब नाम का एरे बनाया, न्यू INT, और यहाँ पर पहले आपको रो साइज देनी है, कितनी रो कितने कॉलम का आपको एरे बनाना है ना। तो रो जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर 3, कॉलम बना दिया मैंने, ये 3/4 का एरे आपका। कॉमा इसलिए दिया कि यहाँ पर रो पहले डिफाइन करेंगे, रो देने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कॉलम डिफाइन करेंगे। तो रो की साइज, कॉलम की साइज, कितने रो कितने कॉलम का आपका एरे बना है, ठीक है, फॉर्मेट होता है उसका, ठीक है ना। अब इसमें बात आती है वैल्यू को इंसर्ट करने की। स्टैटिक और डायनामिक दोनों तरीके इसमें भी हैं, वैसे ही जैसे आप पास उधर हैं, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, जैसे मैंने बोला टैग ऑफ, पहले आपका रो आता है फिर कॉलम आता है, पहले रो फिर कॉलम, जस्ट मैंने कहा 0 रो हो गया, एंड कॉलम संख्या क्या, कौन से कॉलम स्टोर करना है मेरे को, तो मैंने यहाँ पर कॉलम दिया मान लीजिए 0। एक्चुअली यहाँ पर रो कॉलम्स बनेगा, या जो साइज इसकी बनेगी आपको मैं दिखाऊँ तो कुछ ऐसे ही बनेगी। जस्ट अगर मैंने 3/4 बनाया तो यहाँ पर 3 रो एंड 4 कॉलम्स जनरेट होते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 0 कॉलम, ये आपका 1 कॉलम, ये आपका 2 कॉलम, और ये आपका 3 कॉलम। और बेसिकली यहाँ पर ये 0 रो हो गया, ये हो गया आपका 1 रो, और ये हो गया आपका, ठीक। तो अगर आप इसके एलिमेंट के इंडेक्स को एक्सेस करना चाहें, जैसे आपने कहा 0 मतलब 0 रो 0 कॉलम, मतलब ये सेल एक्सेस हुई। आपने बोला 0 1 मतलब 0 रो और 1 कॉलम ना, ये सेल एक्सेस हुई। 0 2 तो ये सेल एक्सेस हो गया, 0 3 ये सेल एक्सेस हो गया। आपने बोला 1 1 या 1 0 बेसिकली 1 रो 0 कॉलम, ये वाला सेल एक्सेस हुआ, ठीक है। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 0 2 1 2 2 2 3, ठीक है। आप हर इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं सिंपली। 0 0 का मतलब हुआ 0 0 इंडेक्स एक्सेस हुआ, हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। तो सिंपली ये वैल्यू स्टोर हो गई, एंड देन अगला इंडेक्स ऐसे ही मैं जल्दी से वैल्यू को कॉपी पेस्ट करके पुट कर देता हूँ इसमें, पेस्ट 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 पेस्ट। बेसिकली कुल आपके पास जो सेल बने हैं करंटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 4 4 कुल 12 सेल बने हुए हैं, ठीक है। तो 12 सेल में आप वैल्यू को पुट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने कहा 0 0 सेकंड 0 1 0 2 0, ठीक है। वैल्यू चेंज कर दिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब ये आपका हो जाएगा 1 0, ये हो गया आपका 1 1 1, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से 1 2, तो 1 2 हो गया आपका ये, 1 3, हाँ, और ठीक इसी तरह से आपके पास 2 1 2 0 2 0, दोबारा फिनिश करना पड़ेगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये सही है, ठीक है। वैल्यू को अपने हिसाब से कर सकते हैं, डजंट मैटर, जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या तो सिंगल एक्सेस करिए या फिर लूप लगा के एक्सेस करिए, ठीक है। लूप लगा के एक्सेस करने के लिए हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पर आपको 2 लूप लगाने पड़ेंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम दोनों हैं। एक लूप चलेगा जो रो के लिए चलेगा, एक चलेगा जो कॉलम के लिए, मतलब इनर आउटर का कंसेप्ट आ जाएगा। तो आप लगाइए फॉर जस्ट INT I इज इक्वल 0, I इज लेस देन आपके एरे की जो लेंथ है, मतलब आपके पास करंटली जो नंबर ऑफ रो है वो है 3 है, I प्लस 3। नाउ लेट्स कम फॉर INT j equal 0 and j is less than 4 and j, ठीक है। एंड यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हैं जस्ट कंसोल राइट लाइन नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो बनता है मैट्रिक्स फॉर्मेट बनता है। देखिए मैट्रिक्स फॉर्मेट को प्रिंट कराने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये न लगाया जाए। देन आप एरिया आपका बना है टैब नाम का, लेट्स अ टैब ऑफ, यहाँ पर पहले देंगे आप I कॉमा, ठीक है, I j की वैल्यू प्रिंट करेगा और यहाँ पर एक कंसोल डॉट राइट लाइन लगा देंगे हर नए रो को जनरेट करने के लिए, ठीक है, दैट्स इट। अगर आप इसको प्रिंट करके देखें तो आपको एक एरे मिलेगा जो कि टैबलेट फॉर्मेट में बनती है, ठीक है। इसे 2D एरे का कंसेप्ट आपको, ये 2D एरे, कोई डाउट इसमें कैसे बनाना है, क्या करना है इसमें। एलिमेंट को अगर आपको डायनेमिक इंसर्ट करना है तो यहाँ से इसे हटा दीजिए, यहाँ से इसे हटा दीजिए और आप यहाँ पे लूप लगा दीजिए। मैं इसी लूप को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे एक बार। यहाँ पर हम जो वैल्यू यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे ये ना करके यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा एलिमेंट्स, ठीक है, और फिर इस एलिमेंट को यहाँ पर हम नीचे स्टोर कराएंगे, मतलब जो वैल्यू अभी तक हमने वहाँ पर डिफाइन किया हम यहाँ कर लेते हैं। तो जस्ट हाँ, तुम्हारे पास है टाइप ऑफ I कॉमा j इज इक्वल INT32 डॉट पास, टाइप कास्ट कर दीजिए, इट्स कंसोल डॉट। सर आपने दो वेरिएबल की टाइप कास्टिंग कर दी एक लाइन में, तो ये कहाँ दो वेरिएबल का दोस्त हो रहा है? I और J नहीं, टाइप कास्ट हम रीड लाइन का कर रहे हैं। कन्वर्ट I j तो केवल लोकेशन लोकेट कर रहा है, इंडेक्स की पोजीशन I रो को और j कॉलम को। टाइप कास्ट ये हो रहा है, जो वैल्यू आपकी आ रही है ये टाइप कास्ट हो रहा है। पास तो ये हो रहा है ना, पास के अंदर तो ये रखा हुआ है, कन्वर्ट ये हो रहा है। अब वैल्यू जो आपकी आएगी, अब देखिए अब रन टाइम में वैल्यू आपकी आएगी। इंटर एलिमेंट मैंने 50, आया चला गया जल्दी से। फिलहाल आप देख सकते हैं आपकी वैल्यूज, ठीक है। तो डायनेमिक तरीके से आप वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब देखिए इस एरे में होता क्या है, एक्चुअल में 2D एरे में हम लोग करते क्या है, जस्ट जब ये टेबल के फॉर्मेट में कुछ दे रहा है तो हमें टैबलेट फॉर्मेट में यानी कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में कुछ भी करना होता है। जैसे हमें एरे का एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हमें टेबल वगैरह जनरेट करनी हो, ठीक है, तो हम इस 2D एरे का यूज करते हैं। जब टैबलेट फॉर्मेट में हमें डेटा को रखना होता है, स्टोर करना होता है, तो हम यहाँ पर 2D एरे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, आप 2D एरे में डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, राइट कर लीजिए, उसे कर लीजिएगा। सर ये जो आपने टैब I और J लिया है, जो आप ये कह रहे हो कन्वर्ट, तो ये हो रहा है कंसोल डॉट रीड लाइन। हाँ, तो सर कन्वर्ट होकर के इसमें स्टोर हो रहा है ना, I J लोकेशन पे जा रहा है ना ये। यहाँ से वैल्यू जो आ रहा है रीड लाइन से, तो टाइपकास्ट हो रही है इंटीजर टाइप में। टाइपकास्ट होने के बाद फिर I और J लोकेशन पर स्टोर हो रही है। स्ट्रिंग को ये इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसमें 2-3 क्वेश्चन और जल्दी से। राइट अ प्रोग्राम
Okay, write a program to create 3 by 3 के लिए 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, 3 by 3 क्रॉस का साइन, 2 array 3 by 3 2 array and find out sum of all element in third array, all element in third array. In third array, इसका मतलब समझ लीजिए कैसे हमें करना है और क्या करना है। इसमें मुझे बनाना है 3 by 3 का 2 एरे। जैसे सिंपली मैं बोलूँ आपको, जैसे मेरे पास ये हो गया एक एरे, ऐसे मेरे पास एक एरे और चाहिए मुझे, जस्ट एक या 2 चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक बनाया ए, आपका एरे 1 हो गया ये, ठीक है। ये एरे ए हो गया, ये बी हो गया और नीचे वाला आपका सी हो गया। आपने इसमें डाला एलिमेंट, मान लीजिए इसमें डाला 10 20 30, इसमें डाला आपने 5 6 7 9 8 whatever, ठीक है। इसमें डाला आपने 23, हाँ आपने ये डाल दिया, आपने डाल दिया। तो यहाँ पर हमें जो थर्ड एरे में चाहिए वो चाहिए कुछ ऐसे कि इसका इंडेक्स 0 0 इंडेक्स, इसका 0 0 इंडेक्स, मतलब 10 और 23 33, ठीक है, एंड 20 एंड 54, ठीक है, ये 74, ऐसे मुझे एडिशन चाहिए, ठीक है। 30 एंड 77, ठीक है, तो 107, कुछ ऐसे। इधर से आपका ये इंडेक्स और इंडेक्स 5 33 38, कुछ ऐसे, ठीक है। हमें कुछ तरह इस तरीके से एडिशन चाहिए। समझ आ रही है क्या करना है? 2 एरो का सम निकालना है, 2 एरे का सम निकालना है। दूसरी चीज है एरे का मल्टीप्लिकेशन, आपने सी वगैरह में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है? सी पढ़ा ही नहीं, नहीं, नेट पे सर्च करिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसको पढ़िएगा। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की मैथमेटिक्स में क्या लॉजिक होती है, कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी पर फिर आपका 2D का एक एरे क्वेश्चन बनेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। सी वगैरह जो होगा ना बेस होता है, इसीलिए तो बीटेक में एमसीए में बीसीए में स्टार्टिंग सी बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि सबका बेस वही है। प्रोग्रामिंग बेस जो होता है ना सी डेटा स्ट्रक्चर से ही आता है। मैट्रिक्स भी तो 2-3 तरह के होते हैं, 2D मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद मैट्रिक्स में काम होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, ट्रांसपोज होता है।
आपको नहीं आ रहा है, आपको कुछ ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा तो क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। आज ज़्यादा हो गया? जब महसूस नहीं कर रहा था, बोलते हैं यार इसी चक्कर में हो गया था, समझ अगर कुछ समझ नहीं आया ना। ये सही है भाई, स्पीड जल्दी हो जाएगा। तो कोई है? बेटा छोड़ो। सैमसंग का मतलब लेवल स्टेज तो देखते थोड़ा दौड़ने लगा यार। ओके, तो ये बेसिकली हो गया। अब इसके बाद आपका आता है 3D। 3D यूज नहीं होता है C# में, स्टडी करें। इसे आपको देखना है कैसे बनाना है। वैसे बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाना आपको, जैसे यहाँ पर आप 2D बनाते हैं तो यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं ना, तो यहाँ पर एक रो बन गया, एक कॉलम बन गया। 3D में क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है, मतलब उसका सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक काम और लगा देना है, ये 3D बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको तीसरा उसका डायमेंशन दे देना है, तीसरा डायमेंशन में क्या पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे एरे बनेगा, एक तो ये रो कॉलम हो गया, तो ये तो अपने थर्ड वाला दे दिया। थर्ड वाला उसके 3 लेयर बन, मतलब 2 दिया मैंने तो 2 लेयर बन जाएंगे। मतलब यहाँ पर 3/4 का 2 मैट्रिक्स बनेगा। 3/4 का 2 मैट्रिक्स बनेगा। एक फर्स्ट, मतलब जितने आप यहाँ पर साइज देंगे उस साइज के अकॉर्डिंग उतनी लेयर बनाएगा। सर ये कॉलम ऐड हो रहा है या रो ऐड हो रही है? जो लास्ट ये कॉलम और है न तो रो है, ये पूरा टेबल ही ऐड हो रहा है। ये पूरी टेबल है, उसके जस्ट बिहाइंड ऐड हो जाती है। जितने अपने कॉलम और रो बना रखे उतना और ऐड हो जाएगा। उतना और ऐड हो जाएगा। जितना आप देंगे ना, तो ये टेबल से यहाँ पर 2 दिया तो 2 ऐड हुई है, 3 दिया तो 3 ऐड हो जाएंगे, 5 दिया तो 5 ऐड हो जाएंगे। 2 बार केवल यार निकल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए C# में यूजेबल है। लेकिन जरूरत है 3D की यूज ज्यादातर ग्राफिक्स में होती है, प्रोग्रामेटिकली 3D जरूरत नहीं होती है, ग्राफिक्स में नीड पड़ेगी इसकी, वो ग्राफिक्स कहते हैं। C# में ग्राफिक्स होता है। इसके बाद द फाइनल एंड लास्ट है जैक्ड एरे होता है। जैक्ड एरे, ठीक है, एरे खत्म कर दो। हाँ, फाइनल लास्ट जैक्ड एरे है। जैक्ड एरे खत्म हो जाएगा। जैक्ड एरे बेसिकली एक ऐसा एरे होता है जो कि zigzag आर्किटेक्चर में होता है। जैसे एक्चुअली हमारे पास जो 2D एरे है, जैक्ड एरे में 2D एरे ही होता है। 2D एरे में जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, वो होती है मेमोरी वेस्टेज की। कैसे मेमोरी वेस्ट होती है, जैसे मान लीजिए आपने बनाया 3x3 का एरे, ठीक है, आपने इधर वैल्यू जब 3x3 का एरे बनाया तो एरे जो होते हैं वैल्यू टाइप के हैं, ये तुरंत मेमोरी को रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3x3 का बना तो टोटल आपके पास 9 इंडेक्स की मेमोरी एलोकेट हो गई है। अब आपकी मेमोरी एलोकेट हो गई है, रिजर्व हो गई, आप उसमें वैल्यू रखो या ना रखो। मेमोरी अगर रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो मेमोरी आपकी वेस्ट होती है, मेमोरी वेस्ट होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले रो में तो 3 एलिमेंट हमने रख दिया, दूसरे रो में हमारे पास एलिमेंट इधर नहीं था तो हमने नहीं रखा और ये हमारा खाली हो गया। ठीक है, और इधर मान लीजिए हमारे पास ये भी नहीं था, इधर भी नहीं था। ठीक है, 2 ही वैल्यू इधर थी। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि पहले रो में हमने 3 रख दिया है, लेकिन इधर के रो में हमारे पास सिंगल वैल्यू है, तो यहाँ पर 2 ब्लॉक जो है वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। 2 ब्लॉक वेस्ट हो रहा है। इन दैट केस आपको करना ये है, जैक्ड एरे के थ्रू आप ये जो ब्लॉक रिजर्व, हाँ, आप ये जो ब्लॉक क्रिएट हुए हैं, ये ब्लॉक क्रिएट ही नहीं करने हैं। मतलब प्रत्येक रो में जो कॉलम की साइज है वो अलग अलग रहेगी। हर रो में कॉलम की साइज
अलग अलग रहेगी एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक जा रहा है फिर इसको क्या करेंगे? ये ब्लैंक हम जेड एक्चुअल में अगर आप 2D एरे प्रयोग करते हैं तो वेस्ट करेगा, मेमोरी वेस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पर जेड का कंसेप्ट लगा देंगे तो उसके इसमें जो मेमोरी वेस्टेड है वो बच जाएगा। वहां पर ये जो बन रहा है सेल ये सिर्फ बनेगी ही नहीं, मेमोरी ही रिजर्व नहीं करेंगे। जब मेमोरी नहीं रिजर्व करेंगे मेमोरी आपकी बची रहेगी, सेफ रहेगी, जितनी जरूरत उतनी मेमोरी रिजर्व करिए। और जैक एरे में अक्सर हम ये डिफाइन भी नहीं करेंगे, ये कॉलम बनेंगे नहीं फिर ये। उसमें क्या होता है ना, हम रो की साइज तो डिफाइन कर देते हैं, लेकिन जो कॉलम की साइज होती है उसे छोड़ देते हैं और उसे बोलते हैं यूजर को डिफाइन करने के लिए। यूजर को जितने एलिमेंट डालने होंगे उतनी साइज वो डालेगा, उसके हिसाब से उतनी वैल्यू वो डालेगा। तो वहां पर यूजर की यूजर को पता है हमें 4 डालने के लिए 4 की साइज दिया और 4 वैल्यू डाल दी, 6 डालना तो 6 डाल दिया, वटेवर जितना डालना उसे ले लिया। तो इधर जो आपको मेमोरी का वेस्टेड होता है ना वो बच जाता है पूरे, आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होनी पाती। यही फायदा है इसका है जैक एरे का। ठीक है, हाँ, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है जैक एरे को क्रिएट करना और उसे ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब जैक एरे के साथ मैं बोलूँ, अगर जैक एरे आप बनाते हैं, जैक एरे को डील करना, बनाना, उसको डील करना डिफिकल्ट है देन अदर एरे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जैक एरे को मैं कल बताऊंगा आपको, इम्प्लीमेंटेशन उसका कल बताऊंगा। आज इस कंसेप्ट समझ लीजिए क्या होता है, क्यों बनाते हैं जैक एरे को। जैक एरे को बोलते हैं कि जिग जैग आर्किटेक्चर में होता है, जिग जैग आर्किटेक्चर में। ठीक है, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बाकी जो कंसेप्ट होंगे पूछ लीजिएगा। कल जैक एरे बताता फिर आपका कलेक्शन का। ठीक है, आज के लिए क्लास में आता है।